चलिए चलते हैं हम लोग एनसीईआरटी के। अभी बुक्स चल रहा था, हमने आपको बताया था कि कक्षा 12 के एनसीईआरटी पढ़िएगा, भाग 2 भारतीय इतिहास के कुछ विषय, जिसमें मध्यकालीन इतिहास के बारे में दिया गया है। कक्षा 12 में जो होता है, हमने प्राचीन इतिहास के बारे में हमने बड़ा बता दिया था। अब मध्यकालीन बताएंगे, फिर इवनिंग टाइम को जो होता है हम जो होता आधुनिक इतिहास भी बताएंगे। आज 2 पार्ट चलेंगे, भाग 1 भाग 2 पढ़ाएंगे, भाग 3 तीनों पढ़ाएंगे आज, ठीक है, क्योंकि समय नहीं है। यूपीएससी का एक टारगेट है। और हमने आपको पहले बताया कि ये एनसीईआरटी की किताब से पढ़िएगा। एनसीईआरटी किताब जो बता दी हमने कि कौन सा एनसीईआरटी किताब कहाँ से क्या पढ़ना है। और हमने आपको ये भी बताया कि एनसीईआरटी से ही यूपीएससी में और पीसीएस के एग्ज़ाम प्लस जो था आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 क्वेश्चन सीधे यहाँ से उठाया जा रहा है। तो आप इसे जो होता है श्योर पढ़िएगा, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते रहिएगा, गलती नहीं करेंगे इसमें एनसीईआरटी में। तो चलते हम कक्षा 12 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अध्याय 5 उसमें दिया गया है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। अध्याय 5 को देखिएगा, उसमें एक चैप्टर दिया गया है जिस चैप्टर का नाम होगा यात्रियों के लिए नज़रिए से समाज के बारे में उनकी समझ। लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक लिए जो होता दिया गया है। अध्याय 5 निकालिएगा उसमें से, ठीक है। तो उसमें देखिए अध्याय 5 में, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन जो होता हम पढ़ते हैं, यहाँ पर चलेंगे, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या दिया गया पहले क्वेश्चन में? पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत की यात्रा करने वाले विदेशी यात्री अल्बर्नी ने जो होता तत्कालीन भारत का जो था सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अल्बर्नी के बारे में बताया गया है, तत्कालीन भारत की दशाओं में और संस्कृति का वर्णन किया है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि कौन सा वर्णन किया है, थोड़ी से देखेंगे। किताब उल हिंद नामक पुस्तक धर्म, दर्शन, कानून, मूर्ति, कला, खगोल विज्ञान विषय 80 अध्यायों में विभाजित किया है, ये सही है। उसका क्या है? ये पहला सही है। वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखा है, सही। वर्ण व्यवस्था के बारे में अल्बर्नी ने लिखा था। सती प्रथा का विस्तृत विवरण दिया था, सती प्रथा का कोई विस्तृत विवरण नहीं दिया था। तीसरा जो होता आपका गलत है। अब देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में अगर ये आपको पता है तो ये नहीं दोनों पता है, तब भी आप आंसर लगा देंगे। कैसे? मान लीजिए सती प्रथा का विस्तृत विवरण तो नहीं दिया था अल्बर्नी ने, तीसरा गलत है। तब ऑप्शन में धीरे से आप चलिएगा, यहाँ ऑप्शन में देखिएगा तीसरा किसमें, इसमें भी तीसरा है, इसका मतलब ए भी गलत, इसमें भी तीसरा, ए भी गलत, इसमें भी तीसरा, ए भी गलत। आंसर क्या मिला? ए मिला, 1 और 2। तो अगर आपको ये पता है कि सती प्रथा का विस्तृत विवरण जो होता है अल्बर्नी ने नहीं दिया था, तीसरा बिल्कुल गलत है, तो देख लीजिए जिसमें तीसरा है वो आपका क्वेश्चन क्या होगा, आंसर गलत होगा। इसका मतलब बी, सी और डी में जो होता तीसरा ही दिया गया, इसलिए तीनों गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन बचा कि आपके पास केवल 1 और 2, तो आंसर मार देंगे 1 और 2 जो होता आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें देख लें तो आप लगा सकते हैं। अब चलेंगे थोड़ा सा एनसीईआरटी क्या लिखती है, आपकी कक्षा 12 की एनसीईआरटी क्या लिखती है अल्बर्नी के बारे में, उसके बारे में पढ़ते हैं। एनसीईआरटी बुक्स आप पढ़े होंगे। अरबी में लिखी गई अल्बर्नी ने किताब जो था कृति है किताब उल हिंद, किसके द्वारा लिखी गई? अल्बर्नी के द्वारा। भाषा सरल और स्पष्ट है, एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीत रिवाज, इसमें कीमिया और प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के बारे में 80 से अधिक जो होता अध्याय लिखा गया है किताबुल हिंद में, ठीक है। आप समझ गए, ये आपके एनसीईआरटी लिखती है, ठीक है। समानतः जो होता है अल्बर्नी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर जो होता संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन, और अन्य में अंत में जो होता अन्य जो होता संस्कृतियों का एक तुलना होती थी। अल्बर्नी ने वर्ण व्यवस्था का वर्णन जो होता अपनी रचना में किया है, नोट करेंगे। अल्बर्नी ने जो होता वर्ण व्यवस्था की वर्णन जो होता अपनी रचना में किया है, ठीक है। और हमने बताया कि सती प्रथा का वर्णन जो होता है फ्रांसवा, ठीक है, वर्नियर ने किया है, ना कि अल्बर्नी ने किया है, ठीक है, याद रखिएगा। सती प्रथा का जो होता वर्णन किसने किया? फ्रांसवा वर्नियर द्वारा की गई है, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक्स में लिखा गया, आप समझ में आ गया। अगला दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। हमने 35 तक ले क्वेश्चन जो था आपका मध्यकालीन प्राचीन इतिहास में पढ़ाया था। ये मध्यकालीन इतिहास चला कक्षा 12 भाग 2 का।
इब्न बतूता की यात्रा के बारे में असत्य कथन निकालिएगा। इब्न बतूता की यात्रा के बारे में, आप इब्न बतूता के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में वह भारत आया था, सही है। दिल्ली के काजी नियुक्त किया गया था इब्न बतूता, ये भी सही है। बंगाल असम की यात्रा की थी, ये भी सही है। मुगल शासक के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश मिला था, गलत है, ये गलत है, ठीक है। असत्य निकालना है तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वो भारत आया था, ये सही है। दिल्ली का काजी में नियुक्त किया अब इब्न बतूता, ये भी सही है। बंगाल असम की यात्रा की थी, ये भी सही है। मुगल शासक के दूत के रूप में जो होता चीन के जाने का आदेश दिया गया था, ये गलत है। अब इब्न बतूता के बारे में एनसीईआरटी बुक्स आप पढ़े होंगे तो क्या लिखता है इब्न बतूता, ये आपको पता है कि बार बार इब्न बतूता और अलबर्नी के बारे में पूछा जाता है। तो इब्न बतूता के बारे में जो होता है क्या लिखता है एनसीईआरटी बुक्स, चलिए आपको बताते हैं थोड़ा सा, ठीक है। वर्णन करते हैं एनसीईआरटी के माध्यम के द्वारा, जो एनसीईआरटी किताब लिखती है इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता की यात्रा जो होता है 1332 से 1333 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले एक मक्का की तीर्थ यात्रा की थी, मक्का की तीर्थ यात्रा की, और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान और पूर्वी अफ्रीका के कई तटों व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था, ठीक है। मतलब कि भारत की यात्रा करने से पहले, भारत आने से पहले जो होता है वो मक्का की तीर्थ यात्रा किया था, सीरिया भी गया था, इराक भी गया था, फारस भी गया था, यमन भी गया था, ओमान भी गया था, पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों पर यात्रा कर चुका था, ठीक है। मध्य एशिया के रास्ते से होकर इब्न बतूता ने सन 1733 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था, ठीक है। मध्य एशिया से होकर 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से बिन जूता कहाँ पर पहुंचा, सिंध पहुंचा, मतलब भारत की तरफ प्रस्थान किया था। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था, कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में है। उनकी ख्याति से आकर्षित होकर बतूता ने मुल्तान और उच्च के रास्ते से होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया था। कहाँ से? मुल्तान और उच्च के रास्ते से होकर दिल्ली की ओर क्या है, प्रस्थान किया। सुल्तान ने उसकी विद्वता से प्रभावित हो गए, क्योंकि दिल्ली के जो सुल्तान थे उसकी विद्वता से मतलब प्रभावित हुए, और दिल्ली का काजी जो होता है या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। काजी मतलब होता है न्यायाधीश नियुक्त कर दिया, ठीक है। किसको? इब्न बतूता को। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा, पर फिर उसने जो था विश्वास खो दिया और कारागार में कैद कर लिया गया, ठीक है। कहाँ पर? कारागार में उसे को कैद कर लिया। बाद में सुल्तान और उसके बीच की जो था गलतफहमी दूर होने के बाद उसे राजकीय सेवा में जो था पुनर्स्थापित कर दिया गया था। 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया था। ये देखिए क्वेश्चन है, 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास जो था, ठीक है, मुगल शासक के पास के दूत के रूप में नहीं, मगर मंगोल शासक के पास सुल्तान के रूप में जो होता, किसके? सुल्तान के रूप में चीन जाने का आदेश दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन सही है। वहाँ पर चीन जाने का आदेश मिला था मुगल शासक के दूत के रूप में, मुगल शासक का दूत के रूप में नहीं, बल्कि मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में मिला था, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, कन्फ्यूजन हो गया था उसमें। आगे देखेंगे। अपनी नई नियुक्ति के बाद इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। मालाबार में वह मालदीव गया, ठीक है, जहाँ पर जो था 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा, और अनंतर उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वह जो होता मालाबार के तट और मालदीव गया, और चीन के जाने के बाद जो था कार्य जो होता है दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल और असम में भी वह जहाज से जो था सुमात्रा गया था, ठीक है। आगे देखेंगे। इसके बाद चीन के बंदरगाह नगर जो होता है जैतून, जो आज विश्व के क्वान के नाम से जाना जाता है, गया, और उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की, और वह जो होता है बीजिंग तक पहुंच गया, ठीक है, बीजिंग तक पहुंच गया। चीन के विषय बारे में उसने वृत्तांत की तुलना जो होता मार्को पोलो से, चीन के विषय में जो होता उन्हें वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो से, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर जो था चीन की यात्रा की थी, वृत्तांत से की जाती है, ठीक है। चीन की यात्रा की ओर कहाँ की जाती है? वृत्तांत से की जाती है। नोट कर लेंगे, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक बता दें, चाहे आपका यूपीपीसीएस क्वेश्चन हो, चाहे क्या लिखे, यूपीपीसीएस तो नहीं कह सकते, लेकिन यूपीएससी जो होता है जहाँ से क्वेश्चन पूछा रहता है उसी के इर्द गिर्द जो होता क्वेश्चन पूछता है।
कोई भी अगर टॉपिक पूछा गया है यूपीएससी में खासियत है तो उसके इर्द गिर्द जो होता है क्वेश्चन वो ज़्यादा पूछता है। आप देखेंगे तो 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मान लिया जाता है, तो इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछने वाले जो होता है इसमें रखे गए हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में देखेंगे, निम्नलिखित यात्राओं के वृत्तांतों के अनुसार भारत में उनके आगमन का कौन सा कालक्रम सही था। पहले कौन आया था? फ्रांसवा बर्नियर, मार्को पोलो, जियो बैप्टिस्ट टैनवियर या इब्न बतूता। तो सबसे पहले कौन आया था? मार्को पोलो आया था। इसके बाद कौन आया? इब्न बतूता आ गया। ठीक है, फिर जो होता है इब्न बतूता के बाद जो होता है बैप्टिस्ट आया था तीसरे स्थान पे, फिर जो होता फ्रांसवा बर्नियर आया था। ये उसका क्रम है, देख रहे हैं, ये उसका क्रम है। अब देखिए इसमें पहली बात कि सबके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, कब कौन आया था कब कौन नहीं आया था। ठीक है, इसमें जो था तो एक क्रम लगा क्या, 2 4 3 1, 2 4 3 और 1, ये आंसर हो गया। ठीक है, आंसर देखेंगे 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर ए। थोड़े से इसके विस्तृत बारे में जानकारी ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए 10वीं 11वीं में जो था मोहम्मद बिन अहमद सब्दाल या अबू रेहान अलबर्नी जो था उज्बेकिस्तान से आया था। ठीक है, 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो इटली से आया था। कौन? मार्को पोलो इटली से। ठीक है, 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता मोरक्को से आया था। मार्को पोलो कहाँ का था? इटली से। इब्न बतूता मोरक्को से। और नोट करेंगे मोहम्मद इब्न अहमद शताब्दिया अबू रेहान अलबर्नी जिसे कहा जाता था, जिसे अलबर्नी कहते थे, उज्बेकिस्तान से आया था। देखिए कहाँ से आए थे बताना होगा आपको। ठीक है, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे, पीसीएस का। 15वीं शताब्दी की बात करें जो होता है अब्द अल रत्ताक या कमाल अल-दीन इब्न इशाक अल समरकंदी, समरकंद से आया था। ठीक है, अफानासी निक्तिया या आप कह सकते हैं निक्चेन 15वीं शताब्दी में रूस से आया था। 16वीं शताब्दी में जो था बरबोसा, जिसकी मृत्यु 1521 में पुर्तगाल से आया था। ठीक है, बरबोसा। ठीक है, भारत की यात्रा की थी 1518 में। ठीक है, फिर 1562 में मृत्यु हो गई, मृत्यु का वर्ष, जिसे सैदी अली रेइस कहा जाता था, तुर्की से आया था। 1536 से 16 ईस्वी में अंतोनिया मानसेरे स्पेन से आया था। ठीक है, महमूद अल बल्खी बल्ख से आया था। ये थोड़ा सा देख लीजिए कौन कहाँ से आया था, बहुत ज़रूरी है। पीटर मुंडी 1667 तक रहा, इंग्लैंड से आया था। जे ब्रिटिश टैनियर फ्रांस से आए थे। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से आए थे। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, ये जो था नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत की डाक व्यवस्था के बारे में विस्तृत चर्चा किया है। ठीक है, डाक व्यवस्था में विस्तृत चर्चा की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाक व्यवस्था का जो होता है व्यवस्था के बारे में विस्तृत चर्चा किया है, तो किसने किया है? अर्थात इब्न बतूता ने। किसने किया? इब्न बतूता। नोट करेंगे ऑप्शन सी इब्न बतूता। ठीक है, थोड़ी सी इसके बारे में पढ़ेंगे। डाक व्यवस्था का वर्णन जो होता है इब्न बतूता इस प्रकार करता है। भारत में 2 प्रकार के डाक व्यवस्था थे। अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उलुक कहा जाता था। ठीक है, हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा पालित होती थी। ठीक है, दूसरी जो होता है दूसरी डाक व्यवस्था की बात करता है पैदल डाक व्यवस्था। प्रति मील 3 अवस्थान होते थे। ठीक है, इसे दावा कहा जाता था, यह और 1 मील का 1/3 होता था। पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती थी और इसका प्रयोग अक्सर खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता था। खुरासान के फलों के परिवहन के लिए किया जाता था। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध लेखकों में अब्दुल रज्जाक समरकंदी, जिसने 1440 में दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। ठीक है, दक्षिण भारत की यात्रा की थी। मोहम्मद वली बल्खी, जिसने 1620 के दशक में व्यापक रूप से यात्राएं की थी। नोट करते रहेंगे, मोहम्मद वली बल्खी 1620 में। शेख अली हाजिन, नोट करेंगे शेख अली हाजिन, जो 1740 के दशक में उत्तर भारत आए थे।
1740 के दशक में कहाँ से उत्तर भारत आए थे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये सारे एनसीईआरटी के बुक्स हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है, देखेंगे। इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख ले हैं। आप यूपीएससी में पूछा गया था, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, और हमने आपको बताया कि यूपीएससी वहीं से क्वेश्चन पूछता है, उसके इर्द गिर्द पूछेगा। अब इसके इर्द गिर्द पूछने का मतलब होगा कि इसको जो होता बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अध्ययन किया गया है, उसमें देखेंगे एक पेज का पूरा लिखा गया है, और हमने भी एक पेज आपको बताना है। विदेशी यात्रियों में किसने भारत के हीरो और हीरो के खाद्यान्नों का विस्तृत रूप से चर्चा किया है? किसने किया है? तो जीन बैप्टिस्ट टेरनियर, नोट करेंगे, जीन बैप्टिस्ट टेरनियर ने किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में अगर आपने पढ़ा, एनसीईआरटी आपको रोज़ कहते हैं आपको कि पढ़ लीजिए, अभी बहुत समय है, 1 महीने के अंदर जो था 2-2 3-3 वीडियो डाल के दे देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बस आप पढ़िए। चलेंगे इसके बारे में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी क्या लिखती है। चलिए, कक्षा 12 की एनसीईआरटी भाग 2 में पढ़िएगा। जीन बैप्टिस्ट टेरनियर 1638 से 1663 ईस्वी तक रहा। इस फ्रांसीसी ने जो होता 6 बार भारत की यात्रा की थी। कितनी बार? 6 बार भारत की यात्रा की थी। टेरनियर ने सूरत, आगरा, बुरहानपुर, ढाका, गोलकुंडा आदि शहरों की यात्राएं की थी। पेशे से जौहरी था। कौन था? पेशे से जौहरी था। इसने हीरो के व्यापार और खनिजों के बारे में विस्तृत जो होता लिखा है। ठीक है, समुद्री मार्गों, सिक्कों, मापतौल आदि के बारे में उन्होंने लिखा है। नोट करेंगे, समुद्री मार्गों, सिक्कों और मापतौल के आदि के बारे में लिखा है। टेरनियर का विवरण जो होता मुगल काल के आर्थिक इतिहास की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। इसने अपनी यात्रा का विवरण ट्रेवल इन इंडिया में जो होता है 1676 ईस्वी में प्रकाशित किया था, जिसमें औरंगजेब और शाहजहां के शासनकाल का विस्तृत वर्णन मिलता है। किसके बारे में? औरंगजेब के और शाहजहां के शासनकाल में विस्तृत वर्णन मिलता है। ठीक है, ताजमहल का भी वर्णन जो होता है टेरनियर ने तख्ती ताउस का ब्यौरा दिया था। पुस्तक का नाम इसका है द 6 वॉयज, नोट करिएगा। ठीक है, द 6 वॉयज है पुस्तक का नाम। टेरनियर ने गोलकुंडा के हीरो के खाने के बारे में काफ़ी लिखा है। किसके? गोलकुंडा के हीरो के बारे में। ठीक है, गोलकुंडा के जो था भागम नगर कहा जाता था, भाग नगर कहा है। ठीक है, गोलकुंडा को क्या कहा? भाग नगर। आगे देखेंगे, फ्रांसीसी बैनियर के बारे में पढ़ लीजिए। टेरनियर के बारे में पढ़ें, थोड़ा फ्रांसीसी बैनियर पढ़िए, फिर फ्रांसवा ब्रानियर पढ़िए, सबके बारे में पढ़िए। ठीक है, फ्रांसीसी बैनियर 1656 से 1717 तक। फ्रांसीसी एक चिकित्सक था, यात्री चिकित्सक था। दारा सिकों और औरंगजेब के बीच होने वाले उत्तराधिकार के युद्ध का साक्षी था। याद रखिएगा, दारा सिकों तथा औरंगजेब के बीच होने वाले उत्तराधिकार युद्ध का जो होता है ये साक्षी था। ठीक है, बर्नियर ने अजमेर के जो होता है मिर्जा जयसिंह, राजा जयसिंह, गोवा में जो होता पुर्तगालियों तथा गोलकोंडा के सुल्तान अबुल कुतुब शाह की सेवा भी में कार्य किया था। नोट करेंगे, देखेंगे आगे देखेंगे। बर्नियर जो था ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर नामक जो था साम्राज्य का विस्तृत इतिहास लिखा है। बर्नियर ने जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण एवं कृषि की उपेक्षा का विस्तृत वर्णन दिया है। बर्नियर की पुस्तक राज्य की प्राप्ति के लिए 1658 को उत्तराधिकार का युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, उसने अपनी पुस्तक लुई 14वें को समर्पित किया है। अपनी पुस्तक किसको? लुई 14वें को जो होता समर्पित किया। अगला है फ्रांसवा बर्नियर, एक विशिष्ट चिकित्सक था। नेक्स्ट के बारे में, फ्रांसवा बर्नियर एक विशिष्ट चिकित्सक था, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 1500 ईस्वी में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उसने कई लोगों को भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों, धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत लिखा है। उसने कुछ चुनिंदा लोगों जैसे जेसुइट रॉबर्टो गेवेली ने तो भारतीय ग्रंथों का यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित किया है। नोट करेंगे, सबसे प्रसिद्ध लेखकों में जो था एक जो था दुआर्ते बारबोसा। नोट करेंगे, सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में नाम आता है
दुआर्ते बारबोसा का है, जिसने दक्षिण भारत में व्यापार समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा है। कालांतर में 1600 ईस्वी के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या जो होती बढ़ने लगी थी। इसमें जो था एक नाम प्रसिद्ध जो आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या नाम उसका है, एक नाम है फ्रांसीसी जोहरी जया बैप्टिस्ट टर्मियर का था, जिसने कम से कम वो भारत में जो होता है कम से कम वह बार भारत की यात्रा की थी, मतलब 6 बार यात्रा की थी, जो विशेष रूप से भारत के कई व्यापारिक स्थापित प्रभावित हुआ था। भारत की तुलना जो था ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की जाती है। उसने जो था भारत की तुलना किससे, ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की थी, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसने भारत की तुलना किससे की थी, ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की थी। इनमें से जो था कई यात्री जैसे इतावली चिकित्सक मानुकी कभी यूरोप वापस नहीं गए और भारत में ही क्या करें, ये लोग बस गए। ये कभी यूरोप नहीं गए बल्कि भारत में ही क्या करें, बस गए। ठीक है। फ्रांस में रहने वाला नोट करेंगे, फ्रांस में रहने वाला फ्रांसवर वेनियर एक चिकित्सक था, राजनीतिक, दार्शनिक और एक इतिहासकार था। कई और लोगों की तरह जो था वह भी मुगल साम्राज्य के असूलों की तलाश में आया था। 1656 से 1668 तक वह भारत में 12 वर्ष तक रहा और मुगल दरबार में नज़दीकी रूप से जुड़ा रहा। पहले वह सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिको के चिकित्सक के रूप में, बाद में मुगल दरबार के जो था अर्मेनियाई अमीर दानिश मंद खान के साथ जो था बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक के रूप में जो होता वह जुड़ा रहा। कौन, फ्रांस। तो हर लोगों के बारे में जान लें। देखिए, ज़रूरी नहीं होता है कि यूपीएससी आपसे वहीं से क्वेश्चन पूछे। ये यूपीएससी नहीं है, आरओ का भी आएगा, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आएगा, हर जगह आएगा। जहाँ इर्द गिर्द जो होता है क्वेश्चन पूछता है, उसी के इर्द गिर्द जो होता है मंडराता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा भी, और यूपीएससी भी जो होता है जहाँ से क्वेश्चन पूछा रहता है उसके इर्द गिर्द ही जो होता है क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तो ये अध्याय 5 समाप्त हुआ। अब चलते हैं अध्याय 6। किताब निकालिए। उस किताब में अध्याय 6 है भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक। नोट कर लीजिए, भक्त सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, लगभग 8वीं से जो होता है 18वीं सदी तक। ये चैप्टर है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन पहला नोट करेंगे, नलियरा दिव्यम प्रबंधम। ठीक है, नलियरा आदिव्यम प्रबंधम नामक काव्य के संकलन निम्नलिखित में से किसने संबंधित है? तो किससे संबंधित है? नाम से ही नलियार का मतलब अलयार है ना, अलवार संत से। किससे? अलवार संत से। ठीक है, नोट कर लेंगे। इसमें सिर्फ एक लाइन पढ़ लीजिएगा बस, केवल अलवार संतों का मुख्य काव्य संकलन जो होता है नलियरा दिव्य प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद के रूप में जो था किया जाता है। इस तरह इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया जो ब्राह्मणों द्वारा पोषित थे, जो ब्राह्मणों के द्वारा पोषित थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तमिल भक्ति परंपरा यात्रियों को, स्त्रियों को शामिल नहीं किया गया था। गलत है, किया गया था। शामिल नहीं किया गया था, नहीं तो किया गया था। ठीक है। तमिल भक्ति रचनाओं की मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति विरोध था। ये सही है। जो तमिल भक्ति रचनाओं की मुख्य विषय वस्तु जो था बौद्ध और जैन धर्म के प्रति जो था विरोध था, ये सही है। लेकिन स्त्रियां शामिल नहीं थी, स्त्रियां शामिल थी। पहला गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन बी मारेंगे। अब थोड़ी से इनमें जो होता हम पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तमिल भक्ति परंपरा में सबसे बड़ी विशेषता थी, इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। ठीक है, स्त्रियों की उपस्थिति थी। उदाहरणतः अंडाल नामक अलवार स्त्री के जो था भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे। कौन सा? अंडाल नामक जो था अलवार स्त्री थी जिसकी गीत जो था व्यापक स्तर पर गाए जाते थे और आज भी गाए जाते। अंडाल स्वयं, जो अंडाल थी वो जो होता है स्वयं को जो था विष्णु प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना के छंदों में व्यक्त करती थी। ठीक है, वह एक स्त्री शिव भक्त क्राइकाल जो था अमयार, ठीक है,
अमैयार में जो था अपने उद्देश्यों को प्राप्त की और घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था। नैनार परंपरा में जो होता उसकी रचनाओं में सुरक्षित किया गया है। नैनार परंपरा में उसकी रचनाओं को क्या कर दिया गया, सुरक्षित किया गया है, नोट करेंगे। हालांकि इन स्त्रियों ने जो था सामाजिक कर्तव्यों का जो है परित्याग कर दिया था, ठीक है, और किसी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा भिक्षुणी समुदाय की सदस्य नहीं बनी, ठीक है, किसी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा भिक्षुणी समुदाय की जो था सदस्य नहीं बनी। तमिल भक्त रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है, ठीक है। विरोध का स्वर नैनार संतों की रचनाओं के विशेष रूप से उभर कर आता है, ठीक है। इतिहासकारों ने इस विरोध की व्याख्या करते हुए सुझाव दिया कि परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों ने राजकीय अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी, ठीक है। परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में जो थी वो राजकीय अनुदान के लेकर प्रतिस्पर्धा थी, इसीलिए विरोध था, बस इतना ही जानो, और कोई रीजन विरोध नहीं मिलता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से असत्य कथन को निकालिएगा, असत्य को निकालना। चलेंगे देखते हैं। चोल सम्राट ने ब्राह्मणी और भक्त परंपरा का समर्थन दिया था, सही है। जो चोल साम्राज्य थे, सम्राटों ने जो था ब्राह्मणी और भक्ति परंपरा का समर्थन दिया था, सही है। चिदम्बरम तंजावुर और गैंगकोंड चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चालुक्य सम्राटों की मदद से निर्मित किया गया था। देखिए चालुक्य सम्राटों की मदद से नहीं, चोल सम्राट की मदद से नियुक्त किया गया था, ठीक है। ये जो होता है तंजावुर और जो था गोल गैंगे कोंड चोलपुरम, विश्व का जो विशाल शिव मंदिर है, ये चालुक्य नहीं बल्कि जो होता है चोल सम्राटों के द्वारा मदद से निर्मित किया। पल्लव सम्राट परांतक प्रथम ने संत कबीर अपार सबंदर और सुंदर की धात की प्रतिमाएं शिव मंदिर में स्थापित करवाई थी, ये भी गलत है। ये जो होता है चोल सम्राट परांतक ने जो होता है, जब शिव के मंदिर की बात करेंगे तो चोली सम्राट ने कराएंगे, पल्लव सम्राट की क्या। हाँ, अभी शिव मंदिर जो होता है यहाँ पर है, तो विशाल शिव मंदिर सम्राटों द्वारा मदद से निर्मित हुई, तो ये भी स्थापित तो यही करेंगे, निर्मित भी किए तो स्थापित पल्लव कहाँ करेंगे, चोल ही करेंगे। तो यहाँ पर भी जो होता है चोल ही होना चाहिए, इसका मतलब ना तो 2 सही है ना तो 3 सही है। अब ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा हमें, ऑप्शन नंबर बी 2 और 3, ठीक है। इसकी वही चीज़ें पढ़ना नहीं, इसकी व्याख्या है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, लिंगायत संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है, ठीक है। लिंगायत बसवन्ना के अनुयायी थे, सही है। लिंगायत जो थे बसवन्ना के अनुयायी थे, सही है। श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते थे, सही है। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, गलत है। पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, ये नहीं करते थे। विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी थी, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, ये गलत है, ठीक है। आगे चलेंगे, देखेंगे थोड़ा से, क्योंकि लिंगायत संप्रदाय के बारे में थोड़ी सी उसमें एक लाइन देख लीजिए, एनसीईआरटी जो लिखती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है लिंगायत संप्रदाय। ये यूपीएससी यहाँ से कई दफ़े क्वेश्चन पूछे, 2 दफ़े क्वेश्चन पूछ दी है लिंगायत संप्रदाय से। इसका थोड़ा सा व्याख्या एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़िएगा, आप किताब पढ़िएगा। लिंगायत संप्रदाय पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ था, जिसका नाम बसवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया था, ठीक है। नवीन संप्रदाय आंदोलन हुआ था, ठीक है, जिसका नेतृत्व बसवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने जो होता है किया था, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे बसवन्ना प्रारंभ में जैन मत मानने वाले थे और चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। इसके अनुयायी वैरशैव अर्थात शिव के वीर लिंगायत लिंग धारण करने वाले कहलाए। इसके जो अनुयायी थे वीरशैव अर्थात शिव के वीर, यह लिंग अर्थात लिंगायत अर्थात लिंग धारण करने वाले कहलाए। लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्यु उपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे और इस संसार में पुनः वह नहीं लौटेंगे, इनका विश्वास था, ठीक है। धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार को वे पालन नहीं करते थे, अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे। अपने मृतक को क्या करते थे, विधि पूर्वक दफनाते थे। लिंगायतों ने जात की अवधारणा और कुछ समुदायों में दूषित होने से को ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध किया है। दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध किया है। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया था।
तो मतलब पुनर्जन्म नहीं होता है, उसने क्या कर दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया था। ठीक है, आगे देखेंगे। इन सब कारणों में ब्राह्मणी सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौर स्थान मिला था वे लिंगायतों के अनुयायी हो गए थे। ठीक है, नोट करेंगे, जिन समुदायों को गौर स्थान मतलब मुख्य स्थान मिला था वो लिंगायत के क्या हो गए, अनुयायी हो गए। धर्मशास्त्रों में जिन आचारों का अस्वीकार किया गया था जैसे वयस्क विवाह, विधवा पुनर्विवाह, लिंगायतों ने उन्हें जो होता मान्यता प्रदान की थी, उन्होंने क्या कर दिया, मान्यता प्रदान की थी उसमें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। सूफी संत की दरगाह और स्थान। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ, अजमेर में है, ये तो आप जानबे करते हैं, सभी लोग जाते हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो होता है दरगाह में, कहाँ पर, अजमेर। ठीक है, राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, ये तो आपको पता है, बहुत मशहूर क्वेश्चन। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी मृत्यु जो होता है 1235 ईस्वी में हुई थी। कहाँ से हुई थी ख्वाजा बख्तियारुद्दीन काकी का, दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में, 1235 में। शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया, इनका भी जो था दरगाह दिल्ली में ही है, पाकिस्तान में नहीं है, दिल्ली में ही है, इनका भी दरगाह दिल्ली में है। ये दोनों तो सही है, तीसरा सही नहीं मिलाया था। शेख नसरुद्दीन चिराग देहली, इनकी जो होता है ये भी जो होता है दिल्ली में ही, दिल्ली मतलब दिल्ली में ही जो होता है। ठीक है, दिल्ली में ही, तो इनका भी जो होता है दिल्ली में है। तो चौथा भी सही है, तीसरा नहीं। तो तीन तो सही मेल खा रहे हैं, लेकिन जो होता है एक मेल नहीं खाया। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह भी पाकिस्तान नहीं में बल्कि दिल्ली में है। ठीक है, बल्कि दिल्ली में है। तो क्या पूछा, अच्छा युग्म कितने सही हैं, 3 युग्म सही हैं, ऑप्शन सी मारिए। ठीक है, देख लीजिएगा, यहाँ दिया गया है सूफी संत, मृत और दरगाह का स्थान। निजामुद्दीन शेख मोइनुद्दीन चिश्ती 1235 में मरे थे, अजमेर राजस्थान में। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 1235 में मरे थे, दिल्ली में, उनका दरगाह दिल्ली में बनाया गया। शेख फरुद्दीन गज ए शंकर 1265 में मरेंगे, अजोधन पाकिस्तान में बनाया गया है। शेख निजामुद्दीन औलिया 1325 में मरे थे, दिल्ली में दफनाया गया। शेख नसरुद्दीन चिराग ए देहली जो होता है 1356 में मरे, दिल्ली में बनाया गया। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संदर्भ में जो होता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गियासुद्दीन खिलजी दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान था। गियासुद्दीन खिलजी जो होता था दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान था। सही है, एकदम सही है। मोहम्मद बिन तुगलक दरगाह में पहली बार इमारत बनवाई थी। सही है, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो था दरगाह में पहली बार इमारत बनवाई थी। अमीर खुसरो इनका शिष्य था। ठीक है, सही, ख्वाजा सही, मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य थे, ये भी सही है। ये सभी कथन जो होते हैं क्या है, गलत है। एक भी जो था असत्य कथन निकालना है ना, तो मतलब जो सही है वो असत्य है वही कह रहे हैं, तो इसे मतलब ये मत समझिएगा हम सही करें। ये सब के सब क्या हैं, गलत है, सब के सब गलत है, एक भी वाक्य सही नहीं। अभी हम सही बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो 1 2 3 असत्य हैं, तीनों जो होता है असत्य हैं। अब इसके बारे में एनसीईआरटी क्या पढ़ती है, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तीनों असत्य हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी का है। दरगाह का शेख जो था सदाचरिता और धर्मनिष्ठा और आध्यात्मिक वर्षों की महानता और राजसी मेहमानों द्वारा किए गए प्राश्रय के कारण लोकप्रिय था। ठीक है, प्राश्रय के कारण लोकप्रिय था। ठीक है, नोट करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था। ठीक है, दरगाह पर आया था। शेख मजार का सबसे पहली इमारत मालवा सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी में बनवाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक जो होता था पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह पर जो होता आया था। और शेख मजार नोट करेंगे, शेख की मजार पर सबसे पहली इमारत जो था मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खलजी ने जो होता 15वीं शताब्दी में बनवाई थी, याद रखिएगा। ठीक है, अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। अमीर खुसरो किसका शिष्य था, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, ये आपको पता होना चाहिए।
अमीर खुसरो, निजामुद्दीन, औलिया का शिष्य था, इसलिए वो तीनों के तीनों गलत हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कबीर बीजक को वाराणसी और उत्तर प्रदेश के स्थानों पर संरक्षित किया गया है। कबीर के बीजों को वाराणसी और उत्तर प्रदेश के स्थानों पर संरक्षित किया गया, ये तो पहला सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है, ये भी सही है। कबीर ग्रंथावली का संबंध जो होता है राजस्थान के दादू पंथियों से, सही है। कबीर के पदों को गुरु गोविंद सिंह ने जो था आदि ग्रंथ में संकलित किया है, नहीं, ये गुरु नानक के जो होता है, गुरु कबीर के नहीं। गुरु ग्रंथ साहब में गुरु, अगर देखेंगे कबीर के जो पद हैं, ये गुरु गोविंद कबीर के पदों को जो होता है गुरु अर्जुन देव ने जो होता है अपने आदि ग्रंथ साहिब में जो होता है संकलित किया है। ठीक है, आदि ग्रंथ साहिब में गुरु गोविंद सिंह जो होता है कबीर के नहीं बल्कि गुरु अर्जुन देव, नोट कर लेंगे, गुरु अर्जुन देव ने जो होता है संकलित किया है, गुरु अर्जुन देव, इसलिए गलत है, गोविंद सिंह नहीं, गुरु अर्जुन देव। अब सब सही है। ठीक है, गुरु अर्जुन देव, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। गुरु अर्जुन देव लिख लीजिएगा यहाँ पर, गुरु अर्जुन देव। आगे चलें, नेक्स्ट, सिख गुरुओं से संबंधित लिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया है। गुरु अर्जुन देव जो होता है आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया है। अभी आपको जो होता है ये क्वेश्चन हमने आपको बताया है। ठीक है, अभी तो ऊपर बताए हैं, इधर सही है, गुरु अर्जुन देव ने किया है, अभी तो हमने बताया है, सही है। आगे चलेंगे, गुरु नानक ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु नानक ने खालसा पंथ की स्थापना नहीं की थी यार, ये गलत है। ठीक है, अभी बता रहे हैं आपको, ये गलत है। आगे चलेंगे, गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति का समर्थन किया था, ये सही है। जो था गुरु नानक जो था निर्गुण भक्ति के समर्थन किए थे, ये सही है। ठीक है, पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो अब तो ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, पहला तीसरा है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए गुरु नानक ने जो होता खालसा पंथ की स्थापना की थी, ये तो गलत है, ये आपको पता है। जब आपको ये पता है कि गुरु नानक ने खालसा पंथ की स्थापना नहीं की थी और दूसरा आपको पता है कि दूसरा गलत है, तो विकल्प में ढूंढिए कि दूसरा कहाँ है। इसमें एक दूसरा इसमें है, ये भी गलत है, इसमें भी दूसरा, ये भी गलत है, इसमें भी दूसरा, ये भी गलत है। इसका मतलब सही क्या है, ऑप्शन सी, यही नहीं निकला। तो वैसे भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि हर विकल्प का आंसर यूपीएससी बहुत अच्छी तरह से रखता है। चलिए आगे देखेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। बाबा गुरु नानक निर्गुण भक्त के समर्थक थे। ठीक है, निर्गुण भक्त के समर्थक थे। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने जो होता एक अनुयायी को अपना अधिकारी चुना, जिसका नाम था लहड़ा। नाम सुने होंगे, जिसका नाम था लहड़ा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने लगे। लहड़ा क्या कहता था, गुरु अंगद के नाम से जाने लगे। गुरु अंगद का नाम का महत्व ये था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने जाते थे। ठीक है, बाबा गुरु नानक के ही जो होता अंग माने जाते थे। गुरु अंगद ने जो होता है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया। ठीक, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और संग्रह अपनी कृतियाँ भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि में, गुरुमुखी लिपि में लिखा गया था। किस में लिखा गया था, गुरुमुखी लिपि में जो होता है उन्होंने लिखा था, गुरु अंगद। ठीक है, आगे देखेंगे। गुरु अंगद ने जो होता 3 उत्तराधिकारियों ने जो होता अपनी रचनाएं नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने जो होता है 1604 ईस्वी में किया था। बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास, कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में जो होता संकलित किया गया, जिसे गुरबानी कहा जाता है। ठीक है, उनके 4 उत्तराधिकारी थे, बाबा फरीद, ठीक है, गुरु नानक के, ठीक है, बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों में बाबा फरीद, रविदास और कबीर की वाणी को जो होता आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है, ये इसे गुरबानी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जान लीजिएगा। आगे चलेंगे।
1706 में इस बृहद संग्रह को जो था गुरु तेग बहादुर के पुत्र के उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज यह संग्रह सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने इसे प्रमाणित कर दिया और आज जो था इस संग्रह को जो था सिखों के पवित्र ग्रंथ जो थे ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आधुनिक इतिहासकार इस युग को जो था सिख समुदाय के राज्य का अंतर्गत मानते थे। ठीक है, आगे देखेंगे। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया था। 1606 ईस्वी में जो था गुरु अर्जुन को जो था मृत्युदंड देने का आदेश दिया था। कौन? जहांगीर। अर्जुन को जो होता क्या क्या जहांगीर ने जो होता था गुरु अर्जुन को जो था मृत्युदंड दिया था। ठीक है, 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन के राजनीतिकरण शुरू हो गया था, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में जो होता है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था की जो था निर्माण किया था। गुरु गोविंद सिंह ने किसकी? खालसा संस्था का निर्माण किया और उसने 5 प्रतीकों का वर्णन किया, जिसमें बिना कटे केस, कृपाण, कच्छ, कंघा और लोहे का कड़ा जो होता रखना अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, कौन? गुरु गोविंद सिंह ने। नोट करेंगे, गुरु गोविंद सिंह ने। नोट करिए, आगे चलें। मध्यकालीन भक्त परंपरा के संदर्भ में तज़किरा का अर्थ क्या होता है? मध्यकालीन भक्ति परंपरा के संदर्भ में तज़किरा का अर्थ क्या था? सूफी विचारों को आचारों को प्रबंधन पुस्तक नहीं, सूफी संतों की बातचीत नहीं, सूफियों द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन, सूफी संतों की जीवनियों का संस्मरण। नोट कर लीजिएगा, तज़किरा का अर्थ क्या था? सूफी संतों के जीवन का संस्मरण। ठीक है, किसने लिखा था? थोड़ी से एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी पढ़िए तभी आप सारे क्वेश्चन पाएंगे। और एनसीईआरटी से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में चाहे पीसीएस में। एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं आप लोग, बड़ी गलती करते हैं। किताब पढ़िए ना, एनसीईआरटी पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तज़किरा सूफी संतों की जीवनी का संस्मरण है। भारत में लिखा पहला सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का जो होता सियार उल औलिया है। नोट करेंगे, सूफी तज़किरा जो था मीर खुर्द किरमानी सियार उल औलिया है। ये तज़किरा मुख्यतः चिश्ती संतों का बारे में था। किसके? चिश्ती संतों के बारे में था। सबसे प्रसिद्ध तज़किरा अब्दुल हक मुहादिस देहली की मृत्यु जो होता है इनकी 1642 में अकबर उल अखयार है। नोट करेंगे, अखबार उल अखयार है। नाम थोड़ा कठिन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तज़किरा के लेखकों का मुख्य उद्देश्य अपने सिलसिले की प्रधानता स्थापित करना, साथ ही अपनी आध्यात्मिक वंशावली की जो होता महिमा का बखान करना था। आध्यात्मिक वंशावली की महिमा का बखान करना था। कश्फ उल ए महजूब। नोट करेंगे, कश्फ उल ए महजूब सूफी विचारों और आचारों पर प्रबंधन पुस्तक। ठीक है, मूल फुजात सूफी संतों की बातचीत। ठीक है, मकतूबात जो था लिखे हुए पत्रों का संकलन है। नोट करेंगे ये तीनों का। ठीक है, मूल फुजात सूफी संतों की बातचीत है, मकतूबात लिखे हुए पत्रों का संकलन है, कश्फ ए महजूब सूफी विचारों और आचारों का प्रबंधन पुस्तक है। ये तीनों पुस्तक तीनों याद करिए। आगे चलेंगे, चलिए। कौन सा युग में संत हैं राज्य? कौन सा संत किस राज्य के थे आप इसमें शामिल बताना है आपको। ठीक है, चलिए। कौन सा युग में जो था सही है? मीराबाई राजस्थान की थी, सही है। बसवन्ना तमिलनाडु के थे, अभी हमने आपको बता दिया बसवन्ना तमिलनाडु के नहीं थे, अभी हमने आपको बता दिया कर्नाटक के थे। बसवन्ना कहाँ के थे? कर्नाटक के थे। अभी तो हमने आपको बताया था बसवन्ना कर्नाटक के थे, इसके पहले हमने। ठीक है, समंदर कर्नाटक के थे, समंदर ये भी गलत है। ठीक है, उल्टा कर दिया, समंदर जो थे तमिलनाडु के थे, ये तमिलनाडु के थे और ये कर्नाटक के थे। ठीक है, मणिक कवच जो था मणिक कवच चक्कार तमिलनाडु के थे, ये सही है। तो पहला मेल सही है, दूसरा सही है, तो दूसरा तीसरा गलत है, तो पहला चौथा सही है। 2 युग में सही है, तो ऑप्शन मारेंगे बी। ठीक है, ऑप्शन बी मारिएगा।
2 युग्म सही है। तो आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 51। चलिए, भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी सूफियों के वाद के बारे में आपने पढ़ा है, अब गलत आप नहीं करेंगे, आप सही करेंगे। ठीक है, अब हम बताएं या ना बढ़ाएं, लेकिन सूफीवाद की बहुत एनसीईआरटी हमने पढ़ा दिया। ठीक है, अब एनसीईआरटी बुक्स आपसे कह रहे हैं पढ़िए, गलत ना करिएगा। शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था। गलत, इब्राहिम लोदी का नहीं बल्कि अकबर व जहांगीर का शासनकाल था। अकबर या कह सकते हैं जहांगीर के समकालीन था, दोनों लोगों के समकालीन था। ठीक है, पहला गलत है, इब्राहिम लोदी का नहीं। शेख नसरुद्दीन चिराग देहली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, ये तो सही है, ये सही है। औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। गलत, शेख सलीम चिश्ती का समकालीन औरंगजेब नहीं बल्कि अकबर। नोट करिए, अकबर। शेख सलीम के जो होता है, शेख सलीम जो था, अकबर जो था शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था, ये सही है। ठीक है, औरंगजेब का नहीं। पहला भी गलत हो गया, तीसरा भी, दूसरा केवल सही है। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामुतुल्लाह मखदूम मोहम्मद जिलानी के द्वारा लागू किया गया था, ये सही है। पहला, दूसरा और चौथा सही है, पहला तीसरा गलत है। ठीक है, आप ऑप्शन मारिए डी। थोड़ा से पढ़ लेंगे, विस्तृत अध्ययन चलेंगे। शेख निजामुद्दीन चिराग देहली चिश्ती सिलसिले के, नोट करेंगे, चिश्ती सिलसिला के जो होता है प्रसिद्ध संत था, जिन्हें दिल्ली का चिराग या चिराग देहली कहा जाता था। वो निजामुद्दीन औलिया से मिलने दिल्ली गया और उनका जो होता है शिष्य बन गया। कौन? शेख नसरुद्दीन चिराग ये देहली। ठीक है, शेख है नसरुद्दीन चिराग ये देहली। ठीक है, ब्राह्मी सदी में बगदाद के महान इस्लाम संत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कादरिया शाखा की स्थापना की। भारत में कादरी सिलसिला का स्थापना जो होता है 15वीं शताब्दी में शेख नियामुतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी के द्वारा की गई थी। जो था मखदूम मोहम्मद जिलानी के द्वारा की गई थी। ठीक है, क्योंकि शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी सिलसिला का महत्वपूर्ण संत थे, जो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। किसके? अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। शेख सलीम चिश्ती संप्रदाय का संत था। शेख सलीम जो था चिश्ती संप्रदाय का संत था, अकबर के समकालीन था। नोट करते रहेंगे। देखिए एनसीईआरटी क्या क्या क्वेश्चन लिखती है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ती एनसीईआरटी, इसलिए लिखते हैं हम 70 से 80 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, आशीर्वाद से जो था फतेहपुर सीकरी में जो होता है स्थित कुटिया का आरमल की बेटी मैरमिया उजमानी के गर्भ में 30 अगस्त 1569 को जहांगीर सलीम का जो होता है जन्म हुआ था। जहांगीर जो था सलीम का जन्म हुआ था। मरियम उजमानी, नोट करिए, मरियम उजमानी हो गया। सिलसिले अर्थात सिलसिलों का नाम ज़्यादा सूफी वंश उन्हें स्थापित करने वाले के नाम पर पड़े थे। उदाहरण जैसे कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा। कुछ अन्य सिलसिलों का नामकरण जो होता है जन्म स्थान पर हुआ। चिश्ती के नाम पर होता है मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया था। ठीक है, चिश्ती शहर से जो होता है ये लिया गया था, नोट करिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, देखेंगे हम लोग एनसीईआरटी। वैसे भी एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है, आगे देख लेंगे। ये दिख रहे हैं क्या है? ये जो होता अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, नोट करेंगे, देख लीजिए, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। यहाँ दरगाह चिश्तियों और मुगल राज के घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक है। चिश्ती और मुगल राज के घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक दिखाई देगा। आप चले जाइएगा, घूम करके आइएगा। ठीक है, घूम करके आइएगा। आगे चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर जो होता विचार करिए।
हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में जो होता है रचित गीतों का संग्रह किताब एल नौरिश इब्राहिम आदिल शाह दूती द्वारा लिखा गया था। सही है। हिंदी देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित जो होता है गीतों का संग्रह किताब ए नौरिश इब्राहिम आदिल शाह दूती के द्वारा लिखा गया था। सही है। भारत में कव्वाली से जो होता है जाने वाली संगीत शैली का प्रारंभकर्ता अमीर खुसरो थे। ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ठीक है, पहला दूसरा सही है। एक और दो ऑप्शन सी मारिएगा, एक और दो ऑप्शन सी। आगे चलेंगे। अमीर खुसरो और कौल। अमीर खुसरो का महान कवि संगीतज्ञ और शेख निजामुद्दीन औलिया शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। उन्होंने कौल अर्थात अरबी शब्द जिसका अर्थ है कहावत का प्रचलन करके चिश्ती समा को एक विशिष्ट आकार दिया था। कौल मतलब होता है, कौल को कव्वाली को शुरू और आखिर में जो होता गाया जाता है। इसके बाद जो होता सूफी कविता का पाठ होता था जो फारसी, हिंदवी, उर्दू में होती थी। कभी कभी इन तीनों भाषाओं के शब्द में मौजूद होते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वाल अपने बयान की शुरुआत में काल से करते हैं और उपमहाद्वीपी सभी बंदरगाहों पर कव्वाली गाई जाती थी। उपमहाद्वीपी के सभी दरगाहों पर जो था सभी दरगाहों पर जो था कव्वाली गाई जाती थी। ठीक है, आगे देखेंगे। इब्राहिम आदिल शाह दूती को अबला बाबा, नोट करेंगे, अबला बाबा या गरीबों का मित्र कहा जाता था। नोट करेंगे, इब्राहिम आदिल शाह दूती को अबला बाबा या गरीबों का मित्र कहा जाता था, मित्र होते थे। इन्हें की अपनी रचना थी किताब ए नौरश में मुस्लिम संतों और हिंदी देवी देवताओं का जो था प्रशंसा। आगे देखेंगे। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जानते हैं, मध्यकालीन संगीत परंपरा के आदि संस्थापक थे। इन्होंने सर्वप्रथम भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया था। अमीर खुसरो। ठीक है, खुसरो को तिलक, सरपदा, औमन, राजगिरी आदि रागों को प्रचलित के कारण उसे नायक की उपाधियां प्रदान की गई थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त उन्हें सितार और तबले के निर्माण का श्रेय भी प्रदान किया जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। शेख निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। कई बार बता दिए, एक बार तो नहीं, कई बार इसको बता दिए। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब। ठीक है, आगे चलिए। यूपीएससी 2019 में पूछा क्वेश्चन, संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। गलत है। निम्बार्क का जन्म दक्षिणी भारत में हुआ था, कर्नाटक में। तेलुगु ब्राह्मण थे, रामा अनुज के समकालीन थे। किसके थे? अकबर के नहीं, रामा अनुज के समकालीन थे। संत कबीर शेख सर अहमद सरिंदी के अत्यधिक प्रभावित थे। ये भी गलत है, ये दोनों गलत हैं। और जब दोनों गलत हैं इसका मतलब होता है कि सही करने के लिए हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और हमें अच्छे से पढ़ना है तो इसलिए हमें अच्छे से पूरी नॉलेज भी लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास कौन सी किताब होगी? NCERT कक्षा 12 के। कक्षा 12 में NCERT में अकबर से लेकर के कबीर के बीजक, कबीर की रचना, निम्बार्काचार्य सारे दिया गया है। ब्राह्मणों संप्रदाय के बारे में दिया गया है। चलिए, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आज हम पूरा कबीर के दास के बारे में पढ़ा देते हैं। ठीक है, लिंगायत संप्रदाय के बारे में भी आपको बता देंगे। ठीक है, अगर आप पढ़ लिए होंगे तब तो ठीक है, नहीं पढ़ लिए होंगे तो भाई एक अलग चीज़ होता है। चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं। निम्बार्क 12वीं सदी में। निम्बार्क का जन्म दक्षिण में हुआ था, बेलारी कर्नाटक, बेलारी जिला में कर्नाटक में हुआ था। ये तेलुगु ब्राह्मण थे। ये रामा अनुज से प्रभावित थे। किससे? रामा अनुज से प्रभावित थे, रामा अनुज के समकालीन थे। इनका निधन 1172 में हुआ था। निम्बार्क का अधिकांश समय वृंदावन में बीता था। नोट करेंगे, कहाँ बीता था? वृंदावन, मथुरा में। ये जो था अवतारवाद में विश्वास करते थे, अवतारवाद में विश्वास करते थे। इन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति की और मथुरा में वृंदावन में अपना आश्रम स्थापित किया था। कृष्ण के साथ राधा की भक्ति पर बल देने वाले प्रथम संत निम्बार्क थे। ठीक है, कृष्ण के साथ राधा की भक्ति पर बल देने वाले प्रथम संत कौन थे? निम्बार्क थे। नोट करेंगे, निम्बार्क थे।
वैष्णव संप्रदाय ने इन्होंने द्वैत दर्शन प्रचलित किया। द्वैतवाद को भेदभाव द्वयासनक संप्रदाय भी कहते थे। भेदाभेद अभेद में जो था, भेद अभेद में अपर्याय है कि ईश्वर आत्मा जगत तीनों में समानता हुए भी परस्पर भिन्नता है। अकबर का शासनकाल जो होता था 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा था। अतः ठीक है, 1605 ईस्वी तक जो होता है अकबर का शासन रहा। समझ गए आप, ये यहाँ तक ने शासन किया था। आगे भी देखेंगे, इसमें थोड़ा से कबीरदास के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कबीरदास के बार बार पूछा जाए, इसलिए कबीर के बारे में थोड़ा ज़रूर पढ़ेंगे। जब कबीर जी का नाम आया है, संत कबीर का, तो कबीर जी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कबीर लगभग 14-15वीं शताब्दी में इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में अप्रतिम थे। इतिहासकारों ने उनके जीवन के काल का अध्ययन करके काव्य और बाद में लिखी गई जीवनियों को आधार पर किया है। यह प्रक्रिया कई वजहों से चुनौतीपूर्ण रही। कबीर की वाणी 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। 3 विशिष्ट कौन है देखेंगे। कबीर बीजक कबीर पंथियाँ द्वारा वाराणसी उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादो पंथियों से अभी हमने बताया था। इसके अतिरिक्त कबीर के कई प्रकार पद आदि ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। लगभग सभी पांडुलिपि का संकलन कबीर के मृत्यु के बहुत बाद में किए गए थे। 19वीं शताब्दी के बाद जो होता है शताब्दी में उनके पद संग्रहों को बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में मुद्रांकित किया गया था। ठीक है, बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, कबीर की रचनाएं अनेक भाषाएं और बोलियों में मिलती है। इनके कुछ निगूढ़ कवियों की खास बोली संत भाषा में है। कुछ रचनाएं जैसे उलट बांसी मतलब उल्टी कहानियाँ या उल्टी कही उक्तियाँ, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार लिखी गई उनके रोजमर्रा के अर्थ को जो था उलट दिया गया। उलटवासी रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल दर्शाता है। ठीक है, इसका तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल दर्शाता है। ठीक है, वो जो केवल जय फुल्या फूल बिन और समंदर लागी आगी जैसी अभिव्यंजनाएं कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाती हैं। अभिव्यंजनाएं क्या करती? कबीर के रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाती हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कबीर 1398 से 1518 तक निर्गुण भक्त एकेश्वरवादी संत थे। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। ठीक है, निर्गुण भक्ति एवं एकेश्वरवादी संत थे। हिंदू मुस्लिम एकता के जो होते हैं समर्थक थे। कबीरदास नोट करेंगे। उन्होंने मूर्ति पूजा, जात पात, छुआछूत आदि का विरोध किया और तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था को कट आलोचक थे। ठीक है, कट आलोचक थे। कबीर ने सती प्रथा, बाल विवाह के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। कबीर ने सांप्रदायिक सद्भाव के सर्वाधिक बल दिया था। कबीर के कुछ पद आदि ग्रंथ शाही में संकलित हैं। कबीर की शिक्षाएं उनके शिष्य भगवान दास के ने जो था बीजक पे संग्रहित की है। कबीर की जो शिक्षाएं हैं वो बीजक में संग्रहित है। किसने? भगवान दास द्वारा। कबीर की मृत्यु मगहर संत कबीर नगर में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीएस में। मगहर संत कबीर नगर में पड़ता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कबीर बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी के समकालीन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके समकालीन थे? बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी के समकालीन थे। शबद मतलब साखी, रबत, रमैनी, मंगल, बसंत, होली, रखतार आदि कबीर की रचनाएं हैं। इनकी कुछ रचनाओं को उलट बांसी के नाम से भी जाना जाता है। कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु रामानंद थे। नोट करेंगे, कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु कौन थे? रामानंद थे, अर्थात रामानंद से प्रभावित थे कबीर। आगे देखेंगे, शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी सूफी संप्रदाय से संबंधित है। शेख अहमद सरहिंदी ये किससे हैं? नक्शबंदी सूफी संप्रदाय से संबंधित हैं। ये अकबर के समकालीन थे, अकबर के विरोधी थे। नक्शी संप्रदाय सबसे कट्टरवादी सिलसिला था। बाबर, औरंगजेब नक्शबंदी संप्रदाय के अनुयायी थे।
नोट करेंगे। बाबर और औरंगजेब जो था नक्शबंदी संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, ये है इम्पोर्टेंट व्याख्या। ये क्या है? इम्पोर्टेंट व्याख्या। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, यूपीएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार की। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। अभी आपने पढ़ा, सही है गलत है, अब ये तो हमें बताने की जरूरत है नहीं। बीजक में जो होता है दादू दयाल के उपदेशों का संकलन है, कबीरदास के। कबीर का है। कबीर किसका है? कबीर का है। पहला तो गलत हो गया। पुष्टिक मार्गदर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया था, ये भी गलत है। पुष्टि मार्ग को माधवाचार्य ने नहीं किया था। ठीक है, आगे देखिए, ये दोनों गलत है। व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या देखिए जरूर है। कथन पहला गलत है। क्यों? क्योंकि बीजक में दादू दयाल के नहीं बल्कि कबीर की शिक्षाएं और उनके शिष्य में संकलित किया था। दादू जो था उपदेश दादू बाड़ी में संग्रहित है। दादू के उपदेश केस में है, दादू बाड़ी में संग्रहित है। कथन दूसरा भी गलत, क्योंकि पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य थे, ना कि माधवाचार्य द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। माधवाचार्य किसके? द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। ठीक है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य थे, जबकि माधवाचार्य द्वैत दर्शन के प्रतिपादन किया था। माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन सी? ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी माधवाचार्य। ठीक है, अध्याय 6 भी खत्म। अध्याय 7 आइए, खोलिए अध्याय 7, खोलिए। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, पीसीएस में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विजयनगर। लगभग 14 से 16वीं सदी तक की बात करेंगे हम लोग। विजयनगर जो होता है साम्राज्य की राजधानी। ठीक है, आगे देखें, क्वेश्चन देखिए पहला। कालीन मैकेंजी नाम सुने हैं? कालीन मैकेंजी ने जो होता है हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। नोट करिए, कालीन मैकेंजी ने जो होता है हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। मैकेंजी ने भारत का पहला सर्वेयर था बना। नोट करेंगे, दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। हम्पी की खोज, हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी के एक अभियंता पुराविद कर्नल काम्ब्रिज मैकेंजी के द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। मैकेंजी ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। ठीक है, इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र जो होता है तैयार किया था। कौन? मैकेंजी। ठीक है, 1754 में जन्मे कालीन मैकेंजी ने एक अभियंता, सर्वेक्षक और मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की और 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बना। 1815 में उन्हें जो था भारत का पहला सर्वेयर जनरल बना था। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर के संदर्भ में कथनों पर विचार करने के लिए देखेंगे, दक्कन के सुल्तानों को नरपति कहा जाता था। देखिए, जो दक्कन के सुल्तान थे नरपति नहीं अश्वपति कहा जाता था। नोट करेंगे, अश्वपति कहा जाता था। एनसीईआरटी पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। विजयनगर के शासक राय को अश्वपति कहा जाता था। अब उल्टा लिख दिया, अश्वपति को नरपति, नरपति को अश्वपति कहा जाता था। उल्टा इसको जहाँ लिखना चाहिए तहाँ लिखना चाहिए, जहाँ नहीं लिखना चाहिए वहाँ लिख देता है। चलिए, ये दोनों कथन गलत हैं। ठीक है, नरपति को अश्वपति लिखिएगा, अश्वपति को नरपति लिखिएगा, दोनों कथन सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। विजयनगर में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति अर्थात घोड़ों का स्वामी तथा रायों को जो था नरपति अर्थात लोगों को स्वामी की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, विजयनगर शासकों को जो अपने आप को स्वयं राय कहते थे, अपने आप को राय कहते थे। क्या कहते थे? राय कहते थे। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, थोड़ा से टाइम खत्म होने वाला है, स्पीड में चलिएगा।
कृष्णदेव राय के काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। कृष्णदेव राय के काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। इस काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र हासिल किया था। इसी काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच के जो होता है क्षेत्र का हासिल किया था। सही है गलत है? सही है, ठीक है, सही है। मंदिरों में भव्य गोपुरम को जोड़ने का श्रेय दिया जाता है, ये भी सही है, दूसरा भी सही है। कृष्णदेव राय ने स्वयं को जो होता है अमुक्त मल्यद नामक पुस्तक कन्नड़ भाषा में लिखी थी, गलत है, ये जो होता है गलत है, कन्नड़ भाषा में नहीं लिखे थे। ये जो होता है तेलुगु भाषा में कृत लिखी गई, कन्नड़ में नहीं बल्कि तेलुगु में लिखी गई है। नोट करेंगे, तेलुगु भाषा में लिखी गई है, ठीक है। ये तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। तो देखेंगे ऑप्शन ये लगाएंगे। अब थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेंगे क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। कृष्णदेव राय के तुलु वंश से ही संबंधित था। कृष्णदेव राय तुलु वंश से ही संबंधित थे। कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषताएं एवं विस्तार दृढ़ीकरण था, ठीक है। इस काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच के क्षेत्र रायचूर दोआब हासिल किए थे 1512 में। नोट करेंगे। उड़ीसा का जो शासकों का दमन किया गया तथा बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया था, ठीक है। उड़ीसा के शासकों का दमन किया गया 1514 में और बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह जो होता पराजित किया था 1520 ईस्वी में। दक्षिण भारत के मंदिरों में भव्य गोपुरम को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव राय को ही जाता है। नोट करेंगे, गोपुरम को जोड़ने का, दक्षिण भारत मंदिरों में गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव को जाता है, ठीक है। उसने अपनी माँ के नाम पर जो होता है विजयनगर के समीप नगलपुरम नगर रूपनगर की स्थापना की थी, ठीक है। नगलपुरम नगर जो नामक जो होता रूपपुरम, नोट करेंगे, रूपनगर की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 29 तक रहा। शासनकाल के विषय में अमुक्त मल्यद नामक तेलुगु भाषा में जो होता है एक कृति लिखी गई है, कन्नड़ भाषा में नहीं लिखी, तेलुगु भाषा में, ठीक है। ऑप्शन में कन्नड़ भाषा था, ठीक है। आगे देखेंगे। कृष्णदेव राय जो होता है एवन राज्य की स्थापना करने वाला कहा जाता है। कृष्णदेव राय को जो होता है एवन राज्य की स्थापना करने वाला कहा जाता है। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद भी का जो होता है अगला भी क्वेश्चन जो होता है इंपॉर्टेंट ही है। जैसे क्वेश्चन नंबर 59, किसने राज्य में अमर नायक प्रणाली, नोट करेंगे, नोट करेंगे, अमर नायक प्रणाली प्रसिद्ध राजनीतिक व्यवस्था की थी, ठीक है। अमर नायक प्रणाली प्रसिद्ध राजनीतिक व्यवस्था थी। चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट या विजयनगर, कहाँ पर? विजयनगर। नोट करेंगे, विजयनगर, ठीक है। किसने राज्य में जो होता है अमर नायक प्रणाली प्रसिद्ध राजनीतिक व्यवस्था की थी, अर्थात विजयनगर में। ऑप्शन डी लगाइएगा। आगे चलेंगे, देखिएगा। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। इस प्रणाली में कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली में लिए गए थे। कहाँ से? दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे। अमर नायक जो था सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र में दिए जाते थे। अमर नायक जो था सैनिक कमांडर थे, ठीक है, जिन्हें राय के द्वारा जो था प्रशासन के राज्य क्षेत्र में दिए जाते थे, ठीक है। वे किसानों, शिल्पकर्मियों, व्यापारियों से राज्य या भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। वे किसानों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से राज्य या भू राजस्व कर वसूल करते थे। वे राजस्व का कुछ भाग जो था व्यक्तिगत उपयोग और घोड़ों और हाथियों को निर्धारित दल के रख रखाव के लिए जो था अपने पास रख लेते थे, ठीक है। राजस्व का कुछ भाग मंदिरों और सिंचाई के साधनों में रख रखाव के लिए खर्च किया जाता था, ठीक है। राजस्व का कुछ भाग जो था मंदिरों, सिंचाई के साधनों और रख रखाव के लिए खर्च किया जाता था, ठीक है। अमर नायक राजा को जो था वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राजकीय दरबार में उपहारों के साथ साथ स्वयं उपस्थित हुआ करते थे। राजा कभी कभी उन्हें एक दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर उन पर अपना नियंत्रण दर्शाता था, ठीक है। लेकिन 17वीं शताब्दी में कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य को स्थापित कर लिए। इस कारण केंद्रीय राजकीय ढांचे का विघटन तेजी से क्या करने होने लगा था इसमें, ठीक है, विघटन होने लगा था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, समय नहीं थोड़ा तेजी में चलेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य में विदेशी यात्रा का दौरान आए थे? निकोलो दे कांति आया था,
अब्दुल रज्जाक आए थे, अमीर खुसरो नहीं, डोमिंगा पेस आए थे, फार्मानूनिच आए थे। ठीक है, ये लोग आए थे, केवल जो होता अमीर खुसरो नहीं आए थे, अमीर खुसरो नहीं थे। ठीक है, और सभी सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी लगाएंगे, ऑप्शन सी हो गया। चलेंगे, फिर ये तो पढ़ाए हैं। पुर्तगाली नूनीज 16वीं शताब्दी में आए थे। ठीक है, नूनीज के अनुसार विजयनगर की महिलाएं कुश्ती, ये थोड़ी देख लेंगे। नूनीज के अनुसार विजयनगर की महिलाएं कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवाणी में निपुण थीं। ये पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था और आईएएस में भी। किसके अनुसार विजयनगर की महिलाएं कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवाणी में निपुण थी? नूनीज के अनुसार। नोट करेंगे, विजयनगर की महिलाएं। ठीक है, यूपीएससी 2021 में नूनीज के बारे में पूछा था। देखिए 2021 में यूपीएससी में पूछा गया था। हमें याद था कि पीसीएस में पूछा गया और यूपीएससी दोनों में पूछा गया था, 21 में भी पूछा गया था। देख रहे हैं नूनीज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये 2015 में पूछा गया था, बताइएगा किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उसे देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में अपने नए राज्य के स्थान पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी के दक्षिण की समस्त भूमि पर उस देवता का ही वर्णन मिलता है। कौन से? अमोघवर्ष प्रथम ने किया था, बल्लाल द्वितीय ने किए थे, हरिहर प्रथम ने किया था, या प्रतापदेव? किसने किया था? हरिहर प्रथम, हरिहर प्रथम। अब थोड़ा सा हरिहर प्रथम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। एनसीईआरटी क्या लिखता है थोड़ा से वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलेंगे। हरिहर प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और अपने भाई बुक्का के साथ मिलकर की थी। हम्पी राज को ही विजयनगर साम्राज्य कहा जाता है। हम्पी राज को ही जो होता है विजयनगर साम्राज्य कहा जाता है। हम्पी तुंगभद्रा की नदी के किनारे स्थित है, जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। हम्पी जो होता है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, जो कृष्णा की जो होता है नदी की सहायक नदी है। हरिहर उसके उत्तराधिकारियों में विरूपाक्ष शिव के देवता के अभिकर्ता के रूप में शासन किया था। ठीक है, हम्पी जो होता है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। हम्पी जो होता है विश्व धरोहर स्थल में क्या है? शामिल है। ठीक है, थोड़ी सी नीचे रखेंगे, देख लेंगे, आगे देखेंगे। अमोघवर्ष प्रथम राष्ट्रकूट राजवंश का प्रसिद्ध राजा था, जिसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग लिखा था। नोट करें, अमोघवर्ष प्रथम जो था राष्ट्रकूट राजवंश का प्रसिद्ध राजा था, जिसने जो था कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग लिखा था। बल्लाल द्वितीय 1173 से 1220 होयसाल वंश का प्रसिद्ध राजा था, जो होयसाल राजवंश की राजधानी लिबिड या द्वार समुद्र या कर्नाटक में थी। नोट करेंगे, ये भी दो इंपॉर्टेंट है। प्रताप रुद्र द्वितीय काकतीय वंश का अंतिम शासक था। प्रताप रुद्र द्वितीय काकतीय वंश का अंतिम शासक था। काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी। 1323 में गयासुद्दीन तुगलक ने जो था काकतीय वंश को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। किस वहाँ पर? दिल्ली में जो होता उन्होंने क्या कर दिया था? मिला लिया था। नोट करेंगे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में उन्होंने मिला लिए थे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये भी देख लीजिए एक लाइन। परंपरा और अभिलेखी साक्ष्यों के अनुसार जो होता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में 3 बार पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो होता है। परंपरा और अभिलेखी साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों के द्वारा हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले और अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण में एक विशिष्ट अभिलक्षण था? किसके राज्य में जो था कल्याण मंडप की रचना जो था मंदिर निर्माण में जो होता था एक विशिष्ट अभिलक्षण था। ठीक है, यूपीएससी 2019 में पूछा गया था। कहाँ? विजयनगर में। किसके? विजयनगर में। विजयनगर के बारे में थोड़ा सा और बताएंगे आपको, ठीक है, तब पूरा हो जाएगा विजयनगर की कहानी।
कल्याण मंडप विजयनगर में मंदिर स्थापित था प्रोविदा शैली में थी। कौन सी शैली थी? प्रोविदा शैली थी। ये बेसर शैली का एक रूप है। प्रोविदा शैली क्या? बेसर शैली का रूप है। गोपुरम अधिक बड़े हो गए और उन्हें राय गोपुरम कहा जाता। गोपुरम अब मंदिर का प्रमुख अंग बन गए थे। ठीक है। अमान मंडप देवताओं की पत्नी के लिए पृथक मंदिर। 1000 स्तंभों का मंडप कल्याण मंडप प्रोविदा शैली से विशेषता थी। ठीक है, प्रोविदा शैली की विशेषता थी। अलंकृत स्तंभ छत्ते और स्तंभों के नीचे जो होता था करंड सज्जा विजयनगर साम्राज्य के मंदिर स्थापित की विशेषता थी। स्तंभों के ऊपर दरियाई घोड़े की मूर्तियां स्थापित थी। कल्याण मंडप में देवता और उनकी पत्नी के विवाह का उत्सव मनाए जाते थे। कल्याण मंडप में जो था देवता और उनकी पत्नी के विवाह का उत्सव मनाए जाते थे। ठीक है, उत्सव मनाए जाते थे। कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए हम्पी के 1000 और विट्ठल स्वामी मंदिर इसी शैली में उदाहरण है। कृष्ण द्वारा बनाए गए हम्पी के 1000 और विट्ठल स्वामी मंदिर जो था इसी शैली का उदाहरण है। विजयनगर साम्राज्य के शैव देवता विरूपाक्ष के नाम पर शासन करते थे और लेपाक्षी मंदिर में नंदी का सबसे बड़ी एकाश्म मूर्ति स्थापित है। ठीक है, कहाँ पर? लेपाक्षी मंदिर में, विजयनगर में लेपाक्षी मंदिर नंदी जी का सबसे बड़ी एकाश्मी मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर में विजयनगर कालीन चित्रकला का भी साक्ष्य मिलता है। इसी कारण विजयनगर को चित्रकला का लेपाक्षी कला भी कहते हैं। विजयनगर का लेपाक्षी कला भी कहते हैं। दिख रहे हैं? आगे देखेंगे दैवी विवाहों का जोता थे। देख रहे हैं ये दैवी विवाहों का आयोजन प्रयुक्त होने वाला कल्याण मंदिर था। ठीक है, कल्याण मंडप है। यहाँ पर देवताओं और उनकी जोता है पत्नियों के बारे में वर्णन मिलता है। यहाँ विवाह होते थे। दिख रहे हैं? आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 अध्याय 8 निकालेंगे। किसान, जमींदार, राजसी, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य लगभग 16 से 17वीं शताब्दी के बीच के बारे में वर्णन करेंगे। चलेंगे देखेंगे। मुगल काल में मुजरियान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? मुजरियान शब्द का जो था प्रयोग किसके लिए किया जाता था? किसान के लिए। किसके लिए किया जाता था? किसानों के लिए किया जाता था। ठीक है, आगे देखेंगे। मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए जो था आमतौर पर रैयत बहुवचन या रियावा मुजरियान शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। साथ ही किसान और असामी शब्द भी मिलते थे। किसान और असामी शब्द भी जो होता मिलते थे। आगे चलेंगे देखेंगे। 17वीं सदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। 17वीं सदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो होता है विचार कीजिएगा। मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन को निर्यात किया जाता था, नहीं बल्कि आयात किया जाता था। निर्यात नहीं, आयात। मक्का भारत से जो होता अफ्रीका और स्पेन को जो होता था निर्यात किया जाता था, नहीं बल्कि आयात किया जाता था। टमाटर, आलू, मिर्च जैसी सब्जियां अमेरिका से भारत में आयात किया जाता था। टमाटर, आलू, मिर्च सब्जियां अमेरिका से भारत में आयात किया जाता था। सही है। दूसरा सही, पहला गलत है। ऑप्शन बी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्याख्या देखेंगे। देख लीजिए। 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप पहुंची थी। जैसे मसलन मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया। 17वीं सदी में जो था गिनती पश्चिमी भारत की मुख्य फसल में होने लगी थी। टमाटर, आलू, मिर्च सब्जियां जो था नई दुनिया अमेरिका से लाई गई और इसी तरह अनानास और पपीता जैसे फल वहीं से लाए गए थे। ठीक है, अनानास और पपीता जैसे फल भी अमेरिका से ही लाए गए थे। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे चलिए। मध्यकाल में मुकद्दम का अर्थ क्या होता? मध्यकाल में मुकद्दम का अर्थ क्या था? पंचायत का खुफिया, किसानों पर चलाए जाने वाले मुकदमे, गांव के आमदनी और खर्च का हिसाब, दीवानी विवाद का निपटारा करने वाले न्यायाधीश। क्या था? पंचायत का खुफिया, मुखिया। मुकद्दम का मतलब पंचायत का मुखिया। ठीक है, देखिए मध्यकाल में ग्रामीण समुदाय के 3 घटक थे: खेतिहर किसान, पंचायतें और पंचायत का मुखिया। ठीक है, मुकद्दम या मंडल।
पंचायतन का सरदार एक मुखिया होता था जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। पंचायत का सरदार क्या एक मुखिया होता था जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। ठीक है। कुछ स्रोतों को ऐसा लगता था कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों में आम सहमति से होता था और इस चुनाव के बाद उन्हें जो होता है मंजूरी और जमींदारी भी लेनी पड़ती थी इसमें। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुखिया अपने ओहदों पर तभी तक बना रहता था जब तक गांव में बुजुर्गों को उस पर भरोसा था। ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग उसे बर्खास्त कर सकते थे। ठीक है। गांव के आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम था और इसमें पंचायत का पटवारी उसकी मदद करता था। पंचायत का पटवारी उसकी क्या करता था? मदद करता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे। 17वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने अपने वर्णन में सर्राफे का वर्णन किया है। जमींदार, कर की गणना करने वाले, मुद्रा का फेरबदल करने वाले, पंचायत के मुखिया का। तो किसमें किया? मुद्रा का फेरबदल करने वाले, मुद्रा का फेरबदल करने वाले। ठीक है। हाँ, थोड़ा सी इसमें एक लाइन पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी में बहुत अच्छी बात लिखी गई है। 17वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर को यह उल्लेखनीय लगी कि भारत में गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा का फेरबदल करने वाले, जिन्हें सर्राफ कहते थे। क्या कहते थे? सर्राफ कहते थे, ना हो। ठीक है। एक बैंकर की तरह सर्राफ हवाना भुगतान करते हैं। ठीक है। और जो तो अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपये की कीमत बढ़ा देते हैं और कौड़ियों के मुकाबले पैसे हैं। ठीक है, कौड़ियों के मुकाबले पैसे की। नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़िएगा, थोड़ा से जरूर। पोलज नामक कृषि कैसी होती थी? आईने अकबरी के काल में भूमि वर्गीकरण की जानकारी दी है अबुल फजल ने। उसमें पोलज नामक कृषि के बारे में वर्णन किया है। वह जमीन जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी ताकि उसमें खोई ताकत वापस आ जाए, पोलज कहलाती थी। गलत। जिसमें एक के बाद हर फसल की सालाना खेती होती थी और जिसे कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता था, पोलिज कहलाता था। ये सही है, पोलज कृषि। अब देखिए, पोलज सारे कृषि के प्रकार होते हैं। ये जो होता क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, नहीं पता है लेकिन आपको हम बता रहे हैं, पोलज ही नहीं पूछा जाएगा। ये तो पोलज एक बार पूछ दिया गया था, अब बार बार पोलज ही नहीं पूछा जाएगा, कुछ और भी पूछा जाएगा। जैसे, चलिए आपको बता दे रहे हैं एनसीईआरटी क्या लिखती है। अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण। अकबर के बादशाह ने अपनी गहरी दूरदर्शिता के साथ जमीनों का वर्गीकरण किया। हर एक वर्ग की जमीन के अलग अलग राज्यों से निर्धारित किया। ठीक है। आइन ए अकबरी के मापदंड में सूची दी गई थी। पोलज किसे कहा जाता था? अब देखिए, वह जमीन जिसमें एक के बाद हर फसल की सालाना खेती होती थी, जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था, वो पोलज कहलाता था। परौती किसे कहा जाता था? वह जमीन जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी ताकि वह अपनी खोई हुई ताकत वापस आ जाए, उसे परौती कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? परौती कहा जाता था। ठीक है। चचर किसे कहा जाता था? वह जमीन जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती थी। ठीक है, चचर। बंजर किसे कहा जाता था? वह जमीन जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई हो, उसे बंजर कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? बंजर कहा जाता था। और 2 चीज़ें और इसमें हैं, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा। पहले 2 प्रकार की ज़मीन 3 किस्में हैं, अच्छी, मध्यम, खराब। वे हर किस्म की ज़मीन के उत्पाद को जोड़े देते हैं। इसका तीसरा हिस्सा मध्यम उत्पाद माना जाता था, जिसका 1/3 हिस्सा शाही मुल्क को माना जाता था। एक हिस्सा किसको? शाही मुल्क को माना जाता था। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीसीएस 2025 में अकबर ने को 3 जिल्दों में रचा गया है। अकबर का नामा को 3 जिल्दों में रचा गया है, ये गलत है। 3 जिल्दों में अकबर नामा को रचा गया है। पहला सही है, रचा गया है।
दूसरी जिल्द आईन अकबरी के नाम से प्रसिद्ध, गलत है। दूसरी जिल्द नहीं, तीसरी जिल्द जो होता है आईन अकबरी के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरी नहीं है, तीसरी। दूसरा तीसरा दोनों गलत है, पहला केवल सही है। असत्य निकालना है, इसका मतलब दूसरा तीसरा असत्य है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। अकबरनामा 3 जिल्दों में रचा गया। पहले 2 जिल्द में ऐतिहासिक दास्तान पेश की गई है। पहले 2 जिल्द क्या है? ऐतिहासिक दास्तान पेश की गई। तीसरी जिल्द जो होता है आईन अकबरी को शाही नियम, नोट करेंगे, शाही नियम कानून के सारांश और साम्राज्य के एक राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया है। ठीक है, संकलित किया गया है। आईन एक, नोट करें, आईन कई फसलों पर जो था विस्तार में चर्चा करता है। दरबार, प्रशासन, सेना का संगठन, राजस्व के स्रोत, अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल, लोगों को साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रिवाज, अकबर के सरकार के तमाम विभागों और प्रांतों सूबों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के अलावा आईन ए सूबों के बारे में पेचीदे और आंकड़ेबद्ध सूचनाएं बड़ी बारीकी के साथ देती हैं, बड़ी बारीकी के साथ इसमें देती हैं। नोट करेंगे इसमें। ठीक है, आगे चलेंगे। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच में क्या अंतर है? यूपीएससी 2019 में बताया गया। ठीक है, यूपीएससी 2019 में बताया गया। जागीरदार और जमींदार के बीच में अंतर क्या है? क्या है? जमींदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था। ये गलत है, पहले ही गलत है, ये गलत है। जागीरदारों के पास भूमि आवंटन वंशागत होते थे और जमींदारों को राजस्व अधिकार वंशागत नहीं होते थे। ये भी गलत है, दोनों गलत है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी को केवल मनसबदारी में वेतन, नगद, जागीर दोनों रूप में मिलता था। जिनको जागीर मिलती थी वे केवल राजस्व का अधिकार रखते थे, ना कि प्रशासन का। ठीक है, अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। ठीक है, वहीं जमींदार अपने क्षेत्र में राजस्व वसूली के साथ साथ न्यायिक और प्रशासनिक कार्य भी करते थे। उनके अनुवांशिकी अधिकार होते थे, उनके अनुवांशिकी अधिकार होते थे जमींदार को। ठीक है, जमींदार मुगल भारत में कृषि संबंधी की अपनी दास्तान अब तक जो था अधूरी रहेंगे। ठीक है, इसको जो था आप जमींदारों के बारे में पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी में, बहुत लंबा कहानी है इसमें। ठीक है, आप एनसीईआरटी पढ़िएगा। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़िएगा, उसमें रखा गया है। क्योंकि ये बहुत लंबी कहानी है इसलिए जो था हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 70 छोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि उसमें पूरा कहानी नहीं लिख पाए थे, थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट हो गया है, इसलिए उसको छोड़ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकुमार सलीम के आदेशों पर वीर सिंह बुंदोला ने अबुल फजल की हत्या की थी। क्या सही है? पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। क्या सही है? सही है। राजकुमार सलीम के आदेश पर ही जो था वीर सिंह बुंदोला के अबुल फजल ने हत्या की थी। सलीम के कहने पर ही। अबुल फजल बादशाह नाम का लेखक था। अबुल फजल बादशाह नामा का लेखक था, गलत है। बादशाह नामा का लेखक अबुल फजल का शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी था। अब्दुल हमीद लाहौरी था, इसका शिष्य था। ठीक है, पहला सही दूसरा गलत ऑप्शन है। इसमें व्याख्या देखेंगे जरूर से जरूर, आगे देखेंगे। अबुल फजल राजकुमार सलीम के द्वारा तैयार किए गए एक षड्यंत्र का शिकार हुआ। सलीम मतलब जहांगीर जो था सह अपराधी वीर सिंह बुंदेला द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। सह अपराधी वीर सिंह बुंदेला द्वारा उसकी क्या कर दिया गया? हत्या कर दी गई थी। अबुल फजल का एक शिष्य था अब्दुल हमीद लाहौरी जो बादशाह नामा लेखक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बादशाह शाहजहां ने उस पर अकबरनामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया था। बादशाह शाहजहां ने जो होता था उसे अकबर के नमूने पर जो था अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया था। बादशाहनामा एक सरकारी इतिहास था, सरकारी इतिहास है। इसमें 3 जिल्दें हैं, दफ्तर हैं
और प्रत्येक जिल्द में जो होता है 10 चंद्र वर्षों का ब्यौरा देता है, 10 चंद्र वर्षों का ब्यौरा भी देता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुलह-ए-कुल नामक नीति की शुरुआत किस शासक ने की थी? सुलह-ए-कुल नामक नीति की शुरुआत किस शासक ने की थी? अकबर ने। ठीक है, सुलह-ए-कुल नामक नीति की शुरुआत किस शासक ने? अकबर ने की थी। ठीक है, आगे देखेंगे। अकबर ने सुलह-ए-कुल का विचार पेश किया जिसका अर्थ है सार्वभौमिक शांति। इसका उद्देश्य अकबर के राज में विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच भेदभाव करना नहीं था। ठीक है, अबुल फजल सुलह-ए-कुल पूर्ण शांति के आदर्शों को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला बताता है। ठीक है, सुलह-ए-कुल में यूँ तो ये सभी धर्मों और मतों का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, किंतु उसकी एक शर्त थी कि राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे अथवा आपस में नहीं लड़ेंगे। राज्य जो होता है सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे और आपस में नहीं लड़ेंगे। सुलह-ए-कुल का आदर्श राजनीतियों के जरिए लागू किया गया था। किसके? राजनीतियों के जरिए लागू किया गया था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी है, पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर जजिया कर भारत में पहली बार लागू किया गया था। गलत है, इसके पहले भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार जजिया कर लगाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर नहीं बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया था। अकबर ने अपने काल में जजिया कर को समाप्त कर दिया, सही है। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः शुरू कर दिया, ये भी सही है। 2-3 सही है, पहला गलत है। व्याख्या देखेंगे जरूर, समय नहीं, बस 5 मिनट और लगेगा, फिर इसके बाद इस समाप्त होगा। कल फिर पढ़ाएंगे आधुनिक इतिहास। जजिया कर एक कर था जो मुस्लिम शासकों द्वारा क्षेत्रों के हिंदू निवासियों और उनकी सुरक्षा के बदले में लगाया जाता था। भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार जजिया कर लगाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार जजिया कर लगाया था। 16वीं शताब्दी में मुगल शासक अकबर द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। 1663 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया, लेकिन 17वीं शताब्दी में औरंगजेब द्वारा फिर से इसे लागू किया गया था। 17वीं शताब्दी में जो होता था औरंगजेब के द्वारा फिर से इसे लागू किया गया था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शासक ने झरोखा दर्शन प्रथा की शुरुआत की थी? अकबर ने। निम्नलिखित में से किस शासक ने झरोखा दर्शन प्रथा की जो शुरुआत की थी? किसने? अकबर ने। नोट करेंगे, अकबर के द्वारा शुरू की गई झरोखा दर्शन की प्रथा का उद्देश्य जन विश्वास के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति को विस्तार देना है। शाही सत्ता की स्वीकृति को क्या करना है? विस्तार देना। औरंगजेब ने इसे बंद कर दिया था। आगे चलेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर जो होता है विचार कीजिए। शाहजहां ने जय सिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की पदवी दी थी। शाहजहां ने। गलत, शाहजहां नहीं दिया था, ये तो दिए थे क्या नाम है, औरंगजेब ने दिया था। औरंगजेब, शाहजहां नहीं दिया था। औरंगजेब ने जय सिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की पदवी दी थी। जेम्स प्रथम का दूत थॉमस रो शाहजहां के दरबार में आया था। शाहजहां के नहीं बल्कि थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार में जेम्स थॉमस जो जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, दोनों गलत है, इसका मतलब ना तो एक सही नहीं ना दो, ना एक सही है ना दो सही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? अभी हमने बताया था शाहजहां के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार था। शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था, अभी हमने इसको पहले बताया था। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ेंगे जरूर। अबुल फजल का शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह नामा के लेखक रूप में जाना जाता है, ये अभी हमने बता दिया था। बादशाह शाहजहां ने उसे अकबर नामा के नमूने पर अपने शासन के इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया था। शाहजहां ने। बादशाह भी एक सरकारी इतिहास है। बादशाहनामा, इसकी 3 जिल्दें हैं, प्रत्येक जिल्द में 10 चंद्र वर्षों का ब्यौरा देता है, यह भी हमने बताया था। लाहौरी ने जो है
बादशाह के शासन के पहले 2 दशकों में पहला और दूसरा दफ्तर लिखा। जिल्द में बाद में शाहजहाँ के वजीर सदउल्ला खां के सुधार किया था। बुढ़ापे की असक्षमताओं की वजह से लाहौरी तीसरे दशक के बारे में ना लिख सका। बाद में इतिहासकार वारिश ने लिखा था। इतिहासकार वारिश ने लिखा है। कौन लिखा? इतिहासकार वारिश ने लिखा है। अवध के नवाब 1799 में जार तिती को जो था सचित्र बादशाहनामा भेंट में दिया था। अवध के नवाब ने जो था 1799 में जार तिती को जो था सचित्र बादशाहनामा भेंट में दिया था। ये आपका कक्षा 12 का मध्यकालीन इतिहास खत्म हो गया। कक्षा 6 का मध्यकालीन इतिहास, कक्षा 7 का, कक्षा 8 का, कक्षा 12 का मध्यकालीन इतिहास खत्म। ठीक है, प्राचीन इतिहास मध्यकालीन दोनों खत्म। कल भाग 3 में पढ़ाएंगे। कक्षा 12 का भाग 3 ले लीजिएगा किताब, जिसमें लिखेंगे आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास कल्चर से आप पढ़ेंगे तभी आधुनिक इतिहास कक्षा 12 की किताब में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से जो होता है आप तभी समझ पाएंगे जब आप अच्छे से उसको पढ़ेंगे। उसमें जो होता है टोटल देख लीजिएगा 15 अध्याय होगा। 15 अध्याय नहीं, 10 से 5 अध्याय होंगे। अध्याय 10 से शुरू करेंगे। ठीक है, इसके बाद भारतीय कला का परिचय बताएंगे 11 की किताब का, 11th की किताब का। एनसीईआरटी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ सारे क्वेश्चन आपको बताते जाएंगे। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो आप शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। नए हैं तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिएगा, और लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। लाइक का बटन दबाने में आपका कुछ नहीं जाता है। ठीक है, मेहनत तो हम करेंगे, आप सिर्फ लाइक करने के लिए आपसे थोड़ा सा हमारा मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, थैंक यू।